वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। और इस पाठ का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी, और इस पाठ का यह सेशन नंबर 9वां है। इसके पहले भागों में लेखिका ने हमने यात्रा वृत्तांत का सजीव वर्णन किया है। आगे भी लेखिका हमें इस पाठ में यात्रा वृत्तांत के द्वारा हिमालय के पर्वत पर जो सुंदरता थी, प्राकृतिक सुंदरता, इसका वर्णन करवा रही है। उसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखिका युमथांग की घाटियों का वर्णन करे कि लेखिका कहती है कि वहां पर जो फूल थे, कौन से, रोडोडेंड्रो फूल, वो इतने सुंदर लग रहे थे। और जितेन भी कहता है कि 15 दिन के बाद वो इतने फैल जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसा कि वहां पर फूलों की सेज लगी हुई। आगे लेखिका कहती कि यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। आप देखिए, इसके पहले जब वह यात्रा कर रही थी तो वहां के रास्ते संकरे थे, इसलिए यात्रा करने में उनको खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन अब अपेक्षाकृत जो रास्ते थे वो थोड़े चौड़े थे, इसलिए उन्हें खतरे का अनुभव नहीं हो रहा था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरी की उड़ाती हमारे जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। अब देखिए लेखिका क्या कह रहे हैं कि जो उत्सुकता हमें युमथांग देखने में लगी हुई थी, अब इसके पहले लेखिका ने इतना प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव किया, तो युमथांग आने के बाद कि वहां का जो सुंदरता थी वह थोड़ी कम दिखाई दी, इसलिए कहते हैं कि हमें थोड़ी निराश हुई। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा। आप देखिए युमथांग पर जो बर्फाच्छादित प्रदेश था वो तो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन कटाव में जो उन्होंने जो हिम शिखरों को देखा था उससे ही उनका मन इतना प्रसन्न हो गया था, उनका मन इतना आकर्षित हो गया था कि अब युमथांग का उन्हें थोड़ा फीका लगने लगा था। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। अब देखिए उनकी वास्तविक मंजिल क्या थी कि युमथांग को देखना, लेकिन युमथांग तक का जो उन्होंने यात्रा की थी, उस यात्रा में जो अनुभव उन्होंने किया था, जो प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव उन्होंने लिया था, वह बहुत ही सुंदर था। इसलिए वह कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का जो सफर होता है वह सफर ही बहुत रोमांचक था, और अपेक्षाकृत जो वर्णन जो आनंद उनको महसूस करना था वो उन्होंने सफर में ही कर लिया था। इसलिए वह कहते हैं कि युमथांग का जो सुंदर था उनको थोड़ा फीका लग रहा था। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश है। अब देखिए यहाँ पर लेखिका कहने लग रही कि हमें देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की विविधता में एकता की। भले ही हमारे भारत में विविध देश है, वहाँ के रहन सहन संस्कृति अलग है, लेकिन सब कोई अपने आप को अलग अलग राज्य में रहने के बावजूद भी भारत का रहवासी मानता है। तो इसी का एक उदाहरण यहाँ पर लेखिका ने दिया है कि जब उस युवती से पूछा था चिप्स बेचते हुए तो आप सिक्किम में है, तो उन्होंने कहा मैं इंडियन हूँ, अर्थात भारत की रहवासी हूँ। अब हम सबको पता है कि सबसे पहला सिक्किम जो था वो अलग रजवाड़ा माना जाता था, अलग देश राज्य माना जाता था, लेकिन अब वो भारत का ही एक अंग बन गया है, और इसलिए वहां पर जो लोग रहते हैं वह अपने आप को सिक्किम ही नहीं बल्कि भारत का ही सदस्य मानते हैं। तो इस प्रकार सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश है। वहाँ की भारत की हर चीजों को उन्होंने अपनाया है, और वह सर्वस्व रूप से अपने आप को भी भारत पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फैला फुला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। आप देखिए जब सिक्किम भारत से अलग राजवाड़ा था तब वह इतना टूरिस्ट क्षेत्र के लिए फैला हुआ नहीं था, लेकिन भारत से जुड़ने के बाद उसका एक व्यावसायिक रूप में बहुत विकास हुआ है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि सिक्किम स्वतंत्र राजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फुला नहीं था, लेकिन भारत में जुड़ जाने के बाद उसका व्यावसायिक रूप में बहुत विकास हुआ है। और इसलिए
सिक्किम का हर व्यक्ति भारत के आबो हवा में अर्थात हवा पानी में वो इतना घुल मिल गया है, अर्थात वहाँ की सभ्यता वहाँ की संस्कृति को उन्होंने अपना लिया है, इसलिए वह अपने आप को अलग भारत से कुछ अलग नहीं मानते हैं। कभी सिक्किम भारत में नहीं था ऐसा एहसास ही नहीं होता है। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अब देखिए वहाँ के कुत्तों की विशेषता बताई कि अब अधिकतर कुत्ते जो होते हैं वो दिन में भी भौंकते, लेकिन वहाँ के कुत्ते हैं वो सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। लेखिका जब ये सुनती तो आश्चर्य हो जाती, क्या विस्मय और अविश्वासी में उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाट जगाती है। खैर, अब देखिए वहां पर लेखिका ने रात्रि माँ का सुंदरता का हमने पाठ के पहले परिच्छेदों में ही पढ़ा था कि किस प्रकार से वहां का जो वातावरण है वह बहुत ही सुंदर होता है, सौंदर्यमय होता है। तो सिर्फ मानव पर ही नहीं, तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि जानवरों पर भी रात्रि में के पूर्णिमा के चांदनी का असर होता होगा। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियों देता रहा, अर्थात हर स्थान की वह जानकारी दे रहा था। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। अब यहाँ पर देखो, अब हमें जितेन की भी बहुत सारी विशेषताएं लेखिका ने अलग अलग परिच्छेदों के माध्यम से दी है कि जितेन जो है वह एक अच्छा गाइड साबित है। उसे हर प्रेक्षणीय हर स्थान का विस्तार से जानकारी है। अब देखो वो एक जानकारी बता रहा है कि वहां पर एक जो पत्थर है वह गुरु नानक के फुटप्रिंट वहां पर आए हुए। कहते हैं कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिर गए थे वहां चावल की खेती होती है। तो देखो हर स्थान की विशेष जानकारी उस जितेन को है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। वहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लेखिका ने जितेन के द्वारा एक और बात बताई गई है कि जो पत्थर है एक किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर देवी देवताओं का निवास रहता है, इसीलिए यहाँ ना उस स्थान पर कोई भी गंदगी नहीं करता है और उनका विश्वास है या आस्था है, या फिर हम उसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं कि जो गंदगी फैलाता है ना वह मर जाता है। तो तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़ नहीं, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लेखिका ने एक वास्तविकता हमें बताने की कोशिश की है कि जो स्थान उनके लिए हमारे लिए पर्यटन का स्थान है, प्रेक्षणीय स्थान है, या फिर मन बहलाने का या मनोरंजन का स्थान है, लेकिन वह वहाँ के जो रहीवासी है जिनका पूरा उदय निर्वाह वहाँ पर उनके द्वारा ही होता है, वह लोग स्वच्छता के लिए कितने माहिर है कि वह हर स्थान पर, चाहे वह जमीन का स्थान हो, पानी का स्थान हो, नदी का स्थान हो, देवी देवताओं का हर कोई भी स्थान हो, पहाड़ हो, नदी हो, वह उनकी पूजा करते हैं। वह उनको गंदगी नहीं करते, वह उनको देव तुल्य मानते हैं। जिस प्रकार हम मंदिर में स्वच्छता रखते हैं वह पूजनीय मानते हैं, उसी प्रकार हर स्थान, चाहे वह पहाड़ हो, नदी हो, झरना, वह उनके लिए पूजनीय मानते हैं, इसलिए वह गंदगी नहीं फैलाते। और इसीलिए हमें भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि यह जो प्राकृतिक संपत्ति जो है वह हमारी देश के अमूल्य धरोहर है, अमूल्य स्थान है। उसको हमें क्या करना है, और भी टिकाए रखने के लिए, उसकी सुंदरता और भी टिकाए रखने के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर वही बताना चाहते कि मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा नहीं करते। अगर हम गंदा करेंगे तो मर जाएंगे। तो यहाँ से तात्पर्य कि वह गंदगी से क्या हो जाएगा, उसका हमारे शरीर पर भी, स्वास्थ्य पर भी उसका असर हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, आप देखिए वहां पर रहने वाले लोग इतने सतर्क है कि वह खुद वहां पर गंदगी नहीं करते, इसीलिए तो वह इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। तो अभी देखिए गैंगटॉक का बारे में बताया गया है कि गैंगटॉक का वास्तविक नाम गंतोक है और उसका मीनिंग होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती ही कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग की पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों के बाद भारतीय आर्मी
आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अब उनके जो गाइड था उसका विस्तीर्ण जानकारी के बारे में हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये टूरिस्ट का स्थान बनाया गया है। उसका इतिहास भी वह बता रहा है कि पहले जब भारत से अलग था सिक्किम, तब उसमें वहां पर लोग आते जाते नहीं थे, तो उसके पहले वह टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं था। सिक्किम जब भारत में मिला तो उसके कई बाद जब आर्मी कप्तान जो थे शेखर दत्ता, उनके दिमाग में एक यह बात आई कि वहां पर सिर्फ फौजियां रहते थे ना, जो सैनिक रहते थे, वही लोग रहते थे, तो यह इतना प्रेक्षणीय स्थान सिर्फ उसके लिए क्यों रखा जाए। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच में रास्ता बनाया जाएगा। अब देखो घाटियों को तोड़कर रास्ता बनाना ये बहुत ही नामुमकिन काम होता है, लेकिन उनके दिमाग से ये जो आइडिया आई थी उसके वजह से उस घाटियों में रास्ते निकाले गए और टूरिस्ट स्पॉट बनाए गए, अर्थात प्रेक्षणीय स्थान बनाए गए। और देखिए आप तो उस समय से नहीं, अभी भी ये रास्ते बनाने का कार्य चालू था। लेखिका ने जब रास्ते में वो यात्रा कर रही थी तो उसका वर्णन भी उन्होंने देखा था। वो बताते कि आप देखें अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रही है। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। मन में कहती हूँ। आप देखिए यहाँ पर लेखिका क्या कर रहे हैं कि रास्ते अब भी बना रहे हैं। मतलब देखो बहुत से आज भी भारत में ऐसे स्थान है जहाँ पर असीम सौंदर्य दिखाई देते हैं, और लेकिन वह प्रेक्षणीय स्थान न होने के कारण बहुत से स्थान हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन लेखिका कहते हैं कि नए नए स्थानों की खोज आज भी जारी, कि बहुत सारे स्थानों पर आज भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांव में वह मंदिर के लिए प्रेक्षणीय स्थान होता है, या अपने प्राकृतिक विशेषता के लिए वह प्रेक्षणीय स्थान होता है। अभी भी हमारे भारत में बहुत सारी खोज चालू है, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। अब देखिए हमारी मनुष्य की विशेषता यहाँ पर लेखिका बता रही है कि उनकी जो खोज है वह असमाप्त है, वो कभी भी वह खोज को पूरा नहीं कर पाएंगे, और यह असमाप्त खोज का ही नाम लेखिका कहती है कि सौंदर्य है। और मन ही मन में लेखिका कहती है जीभ आगे बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार लेखिका ने अपने पूरा यात्रा वृत्तांत का विवरण इन परिच्छेदों के माध्यम से और पाठ के माध्यम से हमें बताया है। तो बच्चों अब तक हमने साना हाथ जोड़ी इस पाठ में, ये पाठ जो है बहुत बड़ा है, इसको हमने अलग अलग सेशन में अलग अलग परिच्छेदों को अलग अलग सेशन में पढ़ा। तो अब तक की यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने इतना सजीव चित्रण किया है कि ऐसा लगता है कि वह जो हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य है वह हमारे सामने सजीव और जीवंत रूप में, मूर्त रूप में लेखिका ने यह पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।